सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 6 फरवरी की शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और आपको 2 वीडियोस मिल चुके हैं और पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था। ब्लंडर ये हो गया था कि उसमें हमने रिकॉर्डिंग अच्छे से की और सडनली क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई और हमारा जो सेव नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग जो थी वो सेव नहीं हुई। इसकी वजह से हमने उसको जल्दी जल्दी से बोल बोल के और थोड़ा बहुत करके मैंने उसको 30 से 35 मिनट की वीडियो अपलोड करवा दी है। तो आप उसको जा करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स शाम को मिल जाएंगे आपको 6 फरवरी के। बाकी आपका 7 और 8 में आपका पेपर हुआ नहीं है तो इसमें आपका इसका एनालिसिस आपको मिलेगा नहीं, तो आपका सीधा 9 और 10 का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। बाकी आज 11 है, 12 संडे को होता नहीं, और बाकी जो छुट्टियाँ होती है उस दिन में आपका पेपर होता नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत अच्छे से हम चीज़ें आपको करने वाले हैं और ये आपका चैनल आपके लिए जीएस में कोई भी एग्जाम हो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जीएस के साथ साथ और भी, अभी तो जीएस ही है सिर्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका निम्नलिखित में से ऑलरेडी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट के हो चुके हैं। जो पिछले के क्वेश्चन थे जैसे ये वाले हैं, दिखाता हूँ आपको ये वाले। अब कुछ सेव नहीं हो पाया यहाँ पर। ये यहाँ से आपका ये शिफ्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नागालैंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप जो है आपका लेसा लपतु लपतु है, लेसा लपतु जो है आपका, ये आपका नागालैंड का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये लेसा लपतु जो है आपका, ये आपका एक वहाँ का है। और समझ लो जो आपका एक आता है तितली नृत्य। तितली नृत्य आपका कहाँ से है? तितली नृत्य भी आपका एक पूर्वोत्तर का है। पूर्वोत्तर में कहाँ आपका, ये एक नागालैंड का है। नागालैंड का एक बार और बात करते हैं तो आलू अलू अली क्या बोलते हैं उसको, आलूयट्टू। आलूयट्टू आलू आलूयट्टू भी आपका नागालैंड का है। नागालैंड से एक और आपका आता है जो कि एक युद्ध कैटेगरी में आता है, जिसको हम मोदसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोदसे। मोदसे ये आपका एक युद्ध नृत्य है। ये आपका एक युद्ध नृत्य है, इसको हम कहते हैं। नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हम हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है जो कि एक धनेश पक्षी हम इसको कहते हैं। कौन सा पक्षी है ये? धनेश पक्षी के लिए आपके बनाया जाता है। ठीक है, इसका ये करीब 10 दिन तक चलता है। 10 डेज ये आपका त्योहार चलता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में। ठीक है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं या फिर त्योहारों का त्योहार कहते हैं। त्योहारों का त्योहार इसको कहते हैं। मिजोरम की बात आती है, जो आपका जैसे आपके यहाँ पर लिखा हुआ है चिराओ, तो ये आपका मिजोरम से है। ये आपका मिजोरम से है। ठीक है, ये आपका मिजोरम से है। मिजोरम की कुछ और बात, जो आपका चिराव है, ये आपका बांस नृत्य के नाम से जानते हैं इसको। बांस नृत्य। बांस नृत्य आ जाए या फिर चिराव आ जाए, दोनों की बात एक ही रहेगी। खुल्लम जैसे आपका एक यहाँ का और त्योहार है खुल्लम। अभी पिछली क्लासेस में बताया है आपको। खुल्लम आपका हो गया है। और इस खुल्लम को एक आपका यहाँ और एक आपका चापचार कूट आता है। चापचार कूट। चापचार कूट ये आपका था। मेघालय का आपका हो गया, जैसे यहाँ पर मेघालय लिख लो। मेघालय के लिख लेंगे हम, पहले कुछ स्टेट्स के नाम लिखते हैं पूर्वोत्तर के, फिर बात करते हैं ना। मेघालय के साथ में आपका असम हो गया। असम पूर्वोत्तर में नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे। 7 सिस्टर्स में आपका असम नहीं आता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर आपका मणिपुर आ गया, मणिपुर लिख लो। मणिपुर आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपका सिक्किम। सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल। ठीक है, इनके हम दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके डांसेस बनते हैं यहाँ से, उनको हम एक फटाफट देख लेते हैं। मेघालय से आपका नोंगक्रेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नोंगक्रेम बन जाएगा। नोंगक्रेम। लाहो बन जाएगा। वांगला बन जाएगा। वांगला आपका क्या है? फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। 100 ड्रम का फेस्टिवल इसको कहते हैं। असम से आपका बन जाएगा बिहू। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहू। बिहू के प्रकार कितने होते हैं? बिहू के 3 प्रकार होते हैं, बोहाग बिहू। और कौन से बिहू होते हैं? 2 आप कमेंट में उसको बताएंगे। एक आपका होता है बगुरम्बा। बगुरम्बा। जो बगुरम्बा किसके द्वारा, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आपका ये बोडो। बोडो जो आपकी प्रजाति है वहाँ की, बोडो प्रजाति के द्वारा मनाया जाता है। एक यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम सत्रिया कहते हैं। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो सत्रिया इसको हम कहते हैं। मणिपुर से आपका आ जाता है थांगटा, ये एक मार्शल आर्ट है। थांगटा ये आपका एक मार्शल आर्ट है। थांगटा के साथ आपका पुंग चोलोम आता है। आपका मणिपुर से पुंग चोलोम। और पिछली क्लास में मैंने पहली क्लास में शायद पार्ट 1 जो था उसमें मैंने ये बता दिया था कि जो कश्मीर में आपका क्या बोलते हैं उसको, वो जो आपका गार्डन है शालीमार गार्डन,
उसको शाहजहाँ ने बनवाया है, तो वो वहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, उसको जहांगीर ने बनवाया था, 1619 में बनवाया था। और शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, उसमें जो चबूतरे 3 बने हुए हैं, उसमें जो चबूतरे बने हुए हैं 3, उसका निर्माण 1641 में आपका शाहजहाँ ने करवाया था। उसका निर्माण आपका शाहजहाँ ने करवाया था। तो आप देखेंगे और वहाँ पर अपनी चीज़ों को सही कर लेंगे, बाकी आपको नोट्स में जो मिलेगा वो करेक्ट होके ही मिलेगा। अगर बाई चांस गलत हो रहा है तो आप वहाँ उसको सही कर लेंगे, ठीक है? बाकी छोटी-मोटी गलतियों के लिए भाई मुझको माफ़ करेंगे और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहेंगे। पुंगचुलम के बाद लाई हरोबा आपका आता है, कहाँ से? मणिपुर से। लाई हरोबा, इतना कंटेंट दूंगा ना एक क्लास में कि आप कहोगे भैया बस करो। ठीक है, होजागिरी आपका त्रिपुरा का है। होजागिरी, होजागिरी आपका त्रिपुरा का हो जाता है। और होजागिरी क्या रहेगा आपका? खर्ची पूजा है, खर्ची, खर्ची पूजा और केर पूजा। खर्ची पूजा तथा केर, केर पूजा आपका त्रिपुरा से हो जाता है। सिक्किम से आपका बनता है सिंघली छम। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। सिंघली छम, जिसको हम एक आपका सुनोलॉयन बनता है, इसी को हम कहते हैं सुनोलॉयन। सुनोलॉयन बनता है, एक आपका मतलब लोसांग बनता है। जो आपका सिक्किम का न्यू ईयर है, ये आपका लोसांग है। सिक्किम का न्यू ईयर क्या है? लोसांग है आपका ये, ठीक है? तो ये आपका सिक्किम का एक न्यू ईयर आपका हो जाता है लोसांग। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, जैसे आपका मुखौटा नृत्य हो गया, मुखौटा हो गया, बुइया हो गया, बुइया हो गया, वांचो हो गया, ये सारे आपके यहाँ से आपके पड़ जाते हैं। लोसर हो गया, लोसर नहीं लोसार होता है शायद, ठीक है? तो लोसार आप देख लेंगे। और एक बात मैंने हाँ ठीक है, वो तो बता ही चुका। इतनी जानकारी इसमें काफ़ी रहेगी, अभी बढ़ते हैं आगे। 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास में कौन सी घटना हुई थी? तो 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था। जलियांवाला बाग, जिसमें आपका जो एक, किस लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे? ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का विरोध। इसको काला कानून कहा गया था। इसको आपका काला कानून कहा गया था। किसने कहा था काला कानून? किसने कहा था? पहली बात तो ये समझिए, जो कानून था कैसा कानून था? इसमें नो अपील, मतलब ना अपील, ना दलील और ना वकील वाला कानून था। मतलब अगर तुमको वो लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं अंग्रेज, तो तुमको कर लेंगे बिना किसी सबूत के या फिर बिना किसी वारंट के। इसमें गिरफ्तारी किसकी किसकी हुई थी? जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं उनको देखते हैं। गिरफ्तारी डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। दिन कौन सा था? तो दिन बैसाखी था। डे कौन सा था? बैसाखी का दिन था। और उस समय पर जो आपका जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में है। जलियांवाला बाग आपका कहाँ है? पंजाब अमृतसर में है। अब बात ये आती है कि ये ऑर्डर किसने दिया था? वहां का जो मेन था, मतलब ऑर्डर किसने दिया था, यानी कि हत्यारा कौन था? हत्यारा आपका कौन था भाई? जनरल डायर, ठीक है? जनरल डायर, इसने ही आदेश दिया था गोली चलवाने का। और उस समय आपका पंजाब का गवर्नर कौन था? वो था माइकल ओ डायर। माइकल, माइकल ओ डायर। अब बात ये आती है कि जो जलियांवाला बाग ये जो हत्याकांड हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अपने ही लोगों का हाथ था। ठीक है, वो अपना लोग, अपना कौन था? अपना कहते भी ऐसा शर्म आता है। जो गद्दार था आपका, इसमें आपका अगर गद्दार आ जाए, गद्दार का नाम पूछने को आ जाए, तो आप हंसराज बताएंगे। हंसराज बताएंगे। उसने ही अंग्रेजों को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहां पर ये सब चीजें चल रही हैं। इसकी इसके विरोध में इसके विरोध में, इसके विरोध में जो आपका जो टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। नाइटहुड, ठीक है, वापस कर दिया था। और गांधी जी ने क्या किया था? केसरे हिंद। गांधी जी ने केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, चलो। और और आपने अगर मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की,
तो जो अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बनी, तो उसमें वो किसका किरदार निभा रहे हैं, उसमें वो शंकरन नायर का रोल उन्होंने निभाया है। अब ये शंकरन नायर थे कौन? तो ये शंकरन नायर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनकी, यानी कि उनकी जो विधायिका थी, विधायिका विधायिका के सदस्य थे, और उससे फिर इन्होंने इस्तीफा को दे दिया था। इसकी जांच के लिए आपका हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी, हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। इसमें 3 भारतीय थे, MC सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और आपके जगत नारायण। 1940 में उधम सिंह जी ने, सॉरी इधर लिखेंगे, अरे यार, उधम सिंह जी ने इंग्लैंड में जाकर के माइकल ओडायर को मार दिया था, यानी कि वहां पर जाके उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारी थी। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थल पर दीनपनाह नामक शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो दीनपनाह था, ये आपका एक लाइब्रेरी थी। क्या था? ये आपका पुस्तकालय था। इसी की बिल्डिंग से गिर करके कौन मरा था? हुमायूं। पुस्तकालय था। इसी की बिल्डिंग से मतलब इसी के जीने से गिर करके आपका हुमायूं क्या था? मर गया था। तो आपका ये क्या है? आपका जो दीनपनाह का अर्थ क्या होता है? ये आपका दिल्ली में आपका है। दीनपनाह कहाँ पर है? दूसरी चीज, ये आपका दिल्ली में है। इसका अर्थ क्या है दीनपनाह का? इसका अर्थ क्या है? तो ये है धर्म की शरण में, धर्म की शरण में, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। अब ये बात कर लें, जो आपका शेरगढ़ का किला है, ये किसने बनवाया? शेरगढ़ का किला, एक मिनट, ठीक है। तो शेरगढ़ का किला शेरशाह सूरी ने बनवाया नहीं था। जो शेरगढ़ का किला था, इसको शेरशाह सूरी ने जीता था। शेरशाह ने जीता और फिर यहाँ पर पुराना किला बनवाया। क्या बनवाया? पुराना किला बनवाया, पुराना किला बनवा दिया था। लेनपुल ने हुमायूं के बारे में एक कथन कहा था, लिख लो यहाँ पर। लेनपुल ने हुमायूं के बारे में एक कथन कहा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुए मर गया, ऐसा किसने कहा था? लेनपुल ने कहा था। ठीक है। बहुत जगह पे ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो आपका जो शेर मंडल आपका था, जो शेर मंडल था क्या था? अब शेर मंडल बात आती है क्या? जो आपका पुराना किला था, इसी के अंदर एक लाइब्रेरी थी, लेकिन बहुत लोग कहते दीनपनाह थी वो। अब इसमें आपका कंफ्यूजन है, अब डाउट है तो है, बात खत्म। लेकिन सही आपका दीनपनाह ही माना जाएगा, जो कि आपका एसएससी मानता है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? और और हुमायूं का मकबरा तो हो गया। इसके अलावा क्या है? बीबी का मकबरा, सीरी फोर्ट लिख लो एक, सीरी फोर्ट। ठीक है, बीबी का मकबरा लिख लो। बीबी बीबी का मकबरा गलत लिखा है फिलहाल, बीबी का मकबरा। बीबी का जो मकबरा था, पहली बात तो हुमायूं का जो मकबरा था, इसको हाजी बेगम ने बनवाया था। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, और इसको हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, हाजी बेगम ने बनवाया था। ये आपका, इसकी शैली क्या है? ये शैली क्या है आपकी? इसकी चारबाग शैली, जो कि प्रथम चारबाग लिख लो। ये प्रथम चारबाग शैली थी। डबल डोम यहीं पर आपका
देखने को मिलता है। डबल डोम मतलब डबल डबल गुंबद आपको हुमायूं के मकबरे में देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके दिल्ली में है। सीरी फोर्ट जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको हम हजार खंभा महल के नाम से भी जानते हैं। हजार खंभा महल, हजार खंभा महल के नाम से जानते हैं। और इसको बनाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। जो बीबी का मकबरा है आपका दक्कन का ताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का ताज कहा जाता है। और इसको औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने बनवाया था। और कहाँ पर बनवाया था? औरंगाबाद में बनवाया था। औरंगाबाद में आपका बनवाया गया था। जो आपका तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? अबे यार लिख जा ना सही से। तुगलकाबाद, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी कि GST ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, ये आपका दिल्ली का तीसरा शहर था। ये आपका दिल्ली का थर्ड सिटी थी या फिर तीसरा शहर था। प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जो आपका अजमेर है, राजस्थान में आता है। यानी अजमेर राजस्थान में ये मेला आपका लगाया जाता है, जो कि पशु मेला के नाम से जानते हैं इसको हम। आपका जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है आपका एक प्रकार का कैसा कैसा मेला है? तो ये आपका पशु मेला है। ठीक है, जो पुष्कर मेला में जैसे आपका एक मिनट, जैसे पशु मेला है तो पशु में कौन सा पशु? पशु में जो प्रमुख पशु है वो आपका ऊँट है। ऊँट है। और यहीं पर आपका पुष्कर में ही आपका एक मंदिर देखने को मिलता है। लिख लो ऐसे, एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर में, वो ब्रह्मा जी का मंदिर है। इन्हीं के मंदिर के पास लगता ही है, इन्हीं के मंदिर पर ही लगता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है। और इसकी जो ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लगता है। क्योंकि आप ये भी समझ लो, क्योंकि पूछ सकता है, क्योंकि पिछली शिफ्ट में पूछा है कार्तिक पूर्णिमा। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला कहाँ लगता है? और कुंभ तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ। ये आपका सोनपुर, चलो सोनपुर के अलावा आपका जो अम्बुबाची का मेला है वो कहाँ लगता है? अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? और हेमिस, हेमिस पता होना चाहिए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेमिस मेला कहाँ लगता है? और सूरजकुंड का, सूरजकुंड मैं बता चुका हूँ, वैसे फिर से सब लिख लो। आपका जो सूरजकुंड है ये कहाँ पर है? तो सूरजकुंड मेला कहाँ पर है? सूरजकुंड के अलावा जैसे आ, माधवपुर लिख लो। माधवपुर हो गया। पहले इतना देखते, बाकी याद आएगा तो और बता दूंगा, नहीं कोई बात नहीं। जो सोनपुर मेला है आपका बिहार में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला अंबुबाची असम में लगता है, जो कि कामाख्या माता मंदिर पर लगता है। असम कामाख्या मंदिर। कामाख्या देवी के मंदिर पर लगता है। इसको पूर्व का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का कुंभ के नाम से हम इसको। हेमिस आपका लद्दाख में लगता है। हेमिस आपका लद्दाख में लगता है, जो कि आपका एक बौद्ध मेला है, बौद्धिस्ट मेला है। ये आपका एक कैसा मेला है? ये बौद्ध मेला है। सूरजकुंड आपका फरीदाबाद में लगता है। अब फरीदाबाद कहाँ? तो सूरजकुंड आपका फरीदाबाद जनरली आपका हरियाणा में पड़ता है, फरीदाबाद। ठीक है, तो आपका एक टाइप का शिल्प मेला है, क्राफ्ट क्राफ्ट फेयर है, शिल्प मेला। माधवपुर गुजरात में लगता है। माधवपुर, माधवपुर आपका गुजरात में लगता है। ठीक है। और एक बटेश्वर तो आपको पता ही है, आगरा का पशु मेला है। पशु मेले की बात चली तो आपका आगरा का आपका बटेश्वर मेला, जरूर याद रखेंगे इसको। बटेश्वर, ये आपका आगरा में लगता है। ये आपका एक प्रकार का कैसा है? तो ये भी आपका पशु मेला है। तरनेत लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तरनेत का अन्य नाम क्या है? इसको स्वयंवर मेला कहते हैं। ये आपका विवाह से संबंधित है, स्वयंवर मेला कहते हैं, जो कि आपका गुजरात में लगता है। आई थिंक इतनी जानकारी आपके लिए बहुत रहेगी। फिर आता है आपका 55 नंबर, बुसु उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
तो बुसु जो है आपका ये असम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? असम में आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति होती है आपकी? इसमें जनजाति यहीं पर लिखी हुई है, यानी कि दिमासा जनजाति के द्वारा आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। अब बात आ जाती है कि जो आपके बिहू हैं, बिहू, पिछले मैंने अभी पीछे वाली क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बिहू के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आप तो कमेंट में बताएंगे नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जो बिहू हैं आपके, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये असम का त्यौहार है। एक तो होता है बोहाग बिहू, पहला, दूसरा और तीसरा। एक होता है आपका बोहाग बिहू, जो कि आपका अप्रैल में लगता है। दूसरा होता है काटी, काटी बिहू, जो कि आपका अक्टूबर में लगता है। ये आपका अक्टूबर में लगता है। फिर आपका आता है माघ बिहू, माघ बिहू ये आपका जनवरी में लगता है। ठीक है, एक आपका आता है बैसुगु, बैसुगु, इसको बोडो बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बोडो। एक आपका है अली ए लिगांग, ये भी असम का है, अली ए लिगांग, ये आपका मिसिंग जनजाति, यानी कि मिसमी, अली ए लिगांग मिसमी या फिर मिसिंग, मिसिंग, अरे यार, ठीक है। ये आपका बीज बुआई से है, आपका मिसमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बीज बुआई पर आधारित है। ठीक है, एक आता है मी दम मीफी, मी दम मीफी, समुदाय कौन सा है? तो ये अहोम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, अहोम। ठीक है, और ये जो आपका मीतम मिफी एक ये पैतृक मेला आपका एक प्रकार से है, और ये आपका पूर्वजों की इसमें पूजा होती है। तो आप इसके क्या करेंगे, और ये करीब कब लगता कब है? मेन इंपॉर्टेंट है, पूर्वजों की पूजा पर आधारित ये आपका एक उत्सव है, उत्सव नहीं मेला है, पूर्वजों पर आधारित। तो आपका ये 31 जनवरी को लगता है। ठीक है, तो ये आपका 31 जनवरी को लगता है। हॉर्नबिल तो आपने सुना है, हॉर्नबिल कहाँ पर लगता है? नागालैंड में लगता है। एक आपका बिल और है जिसको हम जॉन बिल कहते हैं, जिसको हम जॉन बिल के नाम से जानते हैं। ये आपका जॉन बिल कहाँ लगता है? ये सब असम में लगता है, सारे के सारे की मैं बात कर रहा हूँ असम। ठीक है, आपका जॉन बिल जो है आपका एक प्रकार का बार्टर सिस्टम इसमें दिखाया जाता है, यानी कि आपका जैसे क्या बताऊँ, ये जॉन बिल में मेला लगा, यहाँ पे जो दुकानें लगी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पैसा नहीं चलता है, मनी यहाँ पर नहीं चलती, यानी कि पैसा, यहाँ पर पैसा नहीं चलता है, यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु, यानी कि वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, पूछ सकता है। तो बार्टर सिस्टम आपका कहाँ पर चलता है? यानी कि वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। माजुली आपका बता चुका हूँ, असम में ही बनाया जाता है। माजुली द्वीप कहाँ पर है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका मनाया जाता है। माजुली माजुली उत्सव आपका, यानी माजुली त्योहार, ये आपका एक टाइप का रास लीला उत्सव है। ये रास लीला उत्सव है, रास लीला उत्सव। तो आप इसको यहाँ पर कल ही एक टाइप का नदी द्वीप पर ये बनाया जाता है। उस कोलाइडल सिस्टम को क्या कहा जाता है जिसे गैस एक ठोस माध्यम से परिक्षेपित होती है? जैसे स्पंज। हम्म, तो जेल, जेल तो होता नहीं है, मतलब स्पंज, यानी कि जो दबाओ और फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाए, तो जेल तो होगा नहीं। सॉलिड फोम, सॉलिड फोम, एरोजोल, और इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका सॉलिड फोम हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड फोम। आप समझो ये सॉलिड फॉर्म होता क्या है, एरोजोल क्या होता है, इस इन सब के बारे में समझ लेते हैं। जेल क्या होता है ये समझ लेते हैं। पेन लेंगे, हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, और कैसा लेंगे पेन? यहाँ पर जो आपका ये सॉलिड फॉर्म है, इसमें क्या होता है, ठोस में गैस होती है, ठोस में गैस जिसमें पाई जाए वो आपका सॉलिड फॉर्म होते हैं। जैसे आपका एक स्पंज आता है तो आपका ठोस टाइप का होता है, उसके अंदर छोटी छोटी दरारें रहती हैं, उसमें आपके क्या होते हैं, जगह होती है जिसमें आपकी गैस भरी होती है, उसको हम सॉलिड फोम कहते हैं। जैसे आपका एक प्यूमिस पत्थर आ गया जो कि पानी पर तैरता है, यहाँ पर लिखो प्यूमिस पत्थर। और जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, जैसे फोम की रबड़ हो गई, ब्रेड हो गया जो आप खाते हैं, और जो स्पंज हो गया वो हो गया। अब आता है, एक आता है एरोजोल, दो प्रकार के आते हैं। एरोजोल आपका एक प्रकार ये, एक प्रकार ये। अब ये प्रकार कौन सा? एक तो आपका ठोस का हो गया, एक ठोस का हो गया, और एक आपका
द्रव का हो गया। अब एरोसोल यानी कि ठोस तो होता है, यानी कि मतलब गैस में ठोस, जैसे आपका लाइक आप पंखे के नीचे अगर आप कोई आग जलाएंगे तो वो पंखा क्या होगा, घूमने लगेगा। घूमने लगेगा यानी कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सॉलिड उसमें होता है, यानी कि गैस में ठोस। तो ये एरोसोल का मतलब होता है गैस में ठोस, गैस में, गैस में ठोस। जैसे आपका धूल हो जाता है उसमें उसमें पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। और जो द्रव रहता है गैस में, द्रव ठोस वाले को ठोस में कर लेना और द्रव वाले को द्रव में कर लेना। ये द्रव वाला क्या है, ये आपका कोहरा हो गया। कोहरे में चलते हैं तो मुझे पानी आ जाता है। आपका बादल हो गया, स्प्रे हो गया। ये बस बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस आप एक बार इसको पढ़ना आपका जरूरी है। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन आपका क्या होता है, लिखा है इधर, ये पायस जिसको बोलते हैं। इमल्सन आपका होता है द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। जैसे आपका अ, जैसे दूध के पानी, दूध में पानी आपका एक टाइप का पायस है, इमल्सन है। जो आपका मिल्क हो गया ये भी सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, फ्रेश क्रीम मिलता है, कई चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। और जेल आपको पता ही होना चाहिए, ठोस में अंदर, ठोस में द्रव पाया जाता है, जेल आपका है हो गया, ठीक है। सॉलिड जेल क्या होता है, और ये सब छोड़िए, बच्चे वाली चीज़ें ये सब आप कर लेंगे। अब आप ये समझिए जो टिंडल प्रभाव होता है वो क्या होता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के अलावा एक आता है आपका ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति क्या होती है, ये आपका कोई पार्टिकल है और ये आपका जो जिगजैग 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 इस टाइप में आपका अगर ये गति कर रहा है तो इसको हम ब्राउनियन गति कहते हैं। यानी कि जो कण है, कणों का जिगजैग मोशन में चलना, जिगजैग, जिगजैग में चलना। और जो आपका टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव लाइक आपकी ये मान लो यहाँ से लाइट आपकी रिलीज की गई और यहाँ पे आपके पार्टिकल्स है छोटे 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 एयर में, तो ये क्या होगा, इस पर पड़ करके इधर उधर चली जाएगी। तो ये टिंडल प्रभाव होता है, यानी कि जो कोलाइडल कण होते हैं, कोलाइडल कण, कोलाइडल कण जो होते हैं ये क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी लाइट को अ, हम फेंकते हैं और वो हवा में उपस्थित कणों पर टकरा जाता है और फैल जाता है, इसी को हम कहते हैं आपका कोलाइडल प्रभाव या फिर स्कैटरिंग। या फिर स्कैटरिंग का मतलब आपको पता ही है, फैल जाए। तो कोलाइडल कण से टकराकर, कण से टकराकर प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना। अगर आपका पेपर अपकमिंग शिफ्ट में है तो आप बुक उठा करके पढ़ना, तो मेरे समझ से वो एकदम सही नहीं होगा, आप उल्टा और कंफ्यूजन क्रिएट कर पाएंगे। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, मैं सिर्फ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, मतलब टॉपिक टू टॉपिक। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से भी उठा रहा हूँ, नहीं। क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके क्वेश्चन जो मतलब जो आपके क्वेश्चंस अपकमिंग शिफ्ट में देखने को मिलते हैं वो आपके उस क्वेश्चन में, उस पेपर में, पिछली शिफ्ट के पेपर्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी टॉपिक से बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ऑप्शन से चीज़ें उठाते हैं, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नहीं जाना है, ऑप्शन से नहीं। आपको जो जैसे यहाँ पर कोलाइडल सिस्टम दिया है ना, परिक्षेपित दिया है, तो आप इसमें आप चीज़ों को पकड़ें और इनसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उनको फटाफट फटाफट लगा डालें, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा। अभी बढ़ते हैं आगे। टेनिस के सामान्य गेम को जीतने के लिए खिलाड़ी को न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होते हैं, तो 4 अंक। जो आपका टेनिस का खेल होता है ये आपका चार इस पे चलता है, ठीक है, 4। जो आपका जीरो स्कोर रहता है तो इस जीरो स्कोर को क्या कहते हैं, इसको लव कहते हैं। फिर लव के बाद आपका स्कोर आता है 15 पर, एक ये हो गया, फिर आपका 15 का आ गया, 15 के बाद आपका 30 का स्टेप आता है, फिर आपका 40 का आ जाता है, फिर आपका यहाँ पर गेम आपका डिसाइड हो जाता है, यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाता है। 40-40 अगर मान लो ये टीम ए है और ये टीम बी है, ये भी जीरो यानी कि लव पर है, यहाँ से इसने 15 लिया, यहाँ तक आ गया मैच, और यहाँ तक आ गया 40 तक आ गया, जो ये स्थिति पड़ेगी आपकी, इसको क्या कहते हैं, इसको ड्यूस की स्थिति कहते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूस में लगातार 2 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पर आ गए तो लगातार 2 पॉइंट मिल जाएंगे और आपका अपोनेंट जीत जाएगा, लगातार 2 पॉइंट, ठीक है।
ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? टेनिस संबंधित ना, तो ग्रैंड स्लैम कुल मिलाकर के आपके 4 होते हैं। एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन हो गया, एक तो आपका फ्रेंच हो गया, ठीक है, एक आपका विंबलडन हो गया, और आपका एक यूएस हो गया। जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपका जनवरी में खेला जाता है, जनवरी में खेला जाता है, जो कि आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो आपका फ्रेंच ओपन है, ये वाला कलर चेंज करेंगे और इसमें लिखेंगे, आपका जो फ्रेंच ओपन है ये आपका मई जून में खेला जाता है। कब खेला जाता है? मई जून में खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? तो आपका फ्रेंच ओपन आपका जो, जैसे आपका मिट्टी पर, मृदा पर, है ना, इसको क्ले क्ले वगैरह कह सकते हो, ठीक है। और विंबलडन जो आपका कब खेला जाता है? तो ये आपका अगस्त में, नहीं अगस्त में तो यूएस खेला जाता है, तो आपका विंबलडन जो है आपका जून और जुलाई में खेला जाएगा, जून तथा जुलाई में, जून जुलाई के महीने पर घास के मैदान पर खेला जाता है, घास पर आपको खेला जाता है, ठीक है। यूएस ओपन आपका, ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कब खेला जाता है? अगस्त वगैरह में खेला जाता है, अगस्त सितंबर में आपका खेला जाता है। गोल्डन गोल्डन स्लैम क्या है? मतलब गोल्डन स्लैम किसको कहते हैं? अगर गोल्डन गोल्डन स्लैम का दर्जा किसको मिलता है? अगर किसी ने 4 स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड प्लस OLYMPIC ओलंपिक गोल्ड जीता है, तो आपका गोल्डन स्लैम विनर कहलाता है, ठीक है। ओलंपिक गोल्ड इन किसने जीता है? आपका गोल्डन स्लैम जीतने वाले एकमात्र आपके खिलाड़ी हैं जिनका नाम स्टेफी गॉफ है। कौन है? स्टेफी गॉफ ने जीता है। और ये स्टेफी गॉफ ने कब जीता था? 1988 में आपका जीता है। सबसे ज्यादा, यहाँ पर लिखो, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं मेंस में? तो आपके हैं नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीते हैं करीब 24 ग्रैंड स्लैम। और और फीमेल की बात कर लें, जैसे यहाँ पर फीमेल की बात कर लें, तो फीमेल में आपका मार्गरेट कोर्ट है, मार्गरेट मार्गरेट कोर्ट, और सिरेना विलियम्स, इन्होंने 23 के करीब जीते हैं। भारतीय संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 में आपका जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियां हैं, ये आपका इससे संबंधित है। अब बात कर लेते हैं भाग भाग 10 में, तो आपका पता चल गया, यानी कि इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा 244, 244 आपका इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। भाग 9 में क्या है? 9A में क्या है? फिर आपका 15 में क्या है? 17 में क्या है? 18 में क्या है? और और 20 में लिख लो, 20 इंपॉर्टेंट है आपका। 20 में क्या है? और 3 और 4 लिख लो, इसमें क्या है? अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं, इनमें हम क्या देखने को पाते हैं। भाग 9 में आपका देखने को मिल जाता है पंचायतें, पंचायत देखने को मिल जाता है भाग 9 में। इसका आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 243 है, आर्टिकल 243 है आपका। फिर आपका भाग 9A में क्या है? तो इसमें 9A में नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका है। और 9B में क्या है? तो 9B में आपका सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं। 15 में आपको निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा, सब याद रखेंगे भाई, निर्वाचन निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा। इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 324 है। भाग 17 में आपको राजभाषा देखने को मिलेगी, इसका आर्टिकल आपका 343 आपको देखने को मिल जाएगा। 18 में आपातकाल है, जो कि कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। इसका आर्टिकल है आपका 352 टू 360, ठीक है। 20 में आपका संविधान संशोधन है, जो कि आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन आपका इसमें है, जो कि आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका जो आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 368।
और भाग 2 में तो आपको नागरिकता देखने को मिल जाएगी। भाग 2 यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ, अरे जो पहले पहले 3 देखो, 3 में आपका मौलिक अधिकार है, 3 में आपका मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। इनका आर्टिकल कौन सा है, तो इनका आर्टिकल जो है 12 से 35 देखने को मिलता है। भाग 4 में आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। इसका जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आपका क्या है, 36 to 51। अब आप यहाँ पर लिख लो 2 में आपकी नागरिकता आती है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक संबंधित है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, सबसे अधिक वृद्धि कब होगी, उसमें वृद्धि आपकी सबसे ज़्यादा कब होगी। अच्छा, तो अगर काइनेटिक एनर्जी क्या, गतिज ऊर्जा यानी कि जब वो ऊंचाई बढ़ने पर तो नहीं होगा, घर्षण कम होने से नहीं होगा, द्रव्यमान बढ़ने पर नहीं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेग बढ़ने पर। आप ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जो आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई, यहाँ पर लिखो, फार्मूलाज कुछ लिखते हैं जो कि आपका एएलपी एग्जाम वगैरह के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। देखो के ई का यानी कि 1/2 mv², mv², ठीक है। यानी कि वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए, वेग वेग दोगुना अगर हो जाएगा, तो आपकी जो ऊर्जा होगी वो आपकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वर्जा ऊर्जा मतलब 4 गुना हो जाएगी। अगर वेग दोगुना है तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा यानी कि आपका यहाँ पर लिखो स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पीई बराबर मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर आपकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पढ़ लो भैया, देखने को जरूर मिलेगा इससे आपके अगले शिफ्ट में। ऊंचाई बढ़ाने पर ये बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, आपकी जो स्थितिज ऊर्जा रहती है ऊंचाई बढ़ाने पर आपका ये बढ़ जाती है। संवेग क्या होता है, संवेग का फार्मूला लिख लो। संवेग बराबर होता है, यानी कि संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम, यानी कि पी बराबर एम वी, ठीक है। पी बराबर आपका एम वी हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक प्लस आपका जो काइनेटिक और स्थितिज को हम मिला देते हैं तो आपका यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है। यानी कि के ई, यहाँ पर लिखो के ई और पीई, यानी कि के ई प्लस का पीई, इसको इसको हम सब कर देंगे तो आपका ये यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा आपको देखने को मिल जाएगी। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एफ डी इंटू फोर्स, फोर्स इंटू विस्थापन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, यानी कि ना ऊर्जा बनती है और ना ही नष्ट होती है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है। फ्री फॉल क्या होता है, मुक्त पतन इसको हम कहते हैं। यानी कि फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल गिरते समय आपका जो पीई होता है, यानी कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है गिरते समय, क्योंकि अगर स्थितिज ऊर्जा आपकी बढ़ने पर बढ़ती है तो घटने पर घटेगी, तो मतलब फ्री फॉल होता है मतलब गिरते समय आपका स्थितिज ऊर्जा यानी कि पीई आपका घट जाता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ जाता है। और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और जो एनर्जी आपकी रहती है, मतलब टोटल एनर्जी, टीई टोटल एनर्जी, वो क्या रहती है, वो आपकी समान रहती है, वो आपकी इक्वल रहती है। 1 किलोवाट, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, 1 किलोवाट में जो आपका यूनिट है, ये आपका बिजली का इकाई है आपकी, 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट यहाँ पर लिखो, 1 यूनिट जो है आपका, यानी कि 1 किलो वाट पर आवर कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल, यानी कि करीब 30, आई थिंक 36 लाख जूल आपका ऊर्जा 1 यूनिट में आपको देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अभी बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विक्षेपण का नियम किससे संबंधित है, तो आपका जो 1 मिनट, विक्षेपण फेरल्स लॉ, जो आपका फेरल्स लॉ होता है, ये आपका क्या करता है, तो आपका 1 मिनट, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों के विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन के नियम को किससे संबंधित है, तो फेरल का नियम। तो फेरल का नियम कहता ये है यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझको। देखो घर्षण चुंबकीय होगा नहीं, घर्षण चुंबकीय होगा नहीं, या तो कोरियोलिस होगा या फिर गुरुत्वाकर्षण होगा।
और अगर गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन का पवनों के विक्षेपण के नियम को, अच्छा ठीक है, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होगा। अब क्या कहते हैं, फेरेल का नियम कहता ये है कि मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी ऐसे 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 क्या हो रही है, घूम रही है। अगर घूम रही, इसके आसपास का जो वायुमंडल है, जो उत्तरी गोलार्ध है आपका, उत्तरी गोलार्ध, लाइक ये ऊपर का एरिया, आपकी यहाँ वायुमंडल देखने मिल है, तो वायुमंडल चारों ओर, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध की हवा, गोलार्ध की जो हवा है वो कहाँ चलेगी, वो आपकी दाएं से बाएं चलेगी, दाएं से बाएं चलेगी। ऐसा इसके कारण होता है। और ये होता कौन है, ये आपका जो पृथ्वी का घूर्णन है, वो आपका कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के द्वारा आपका सही हो जाता है। ठीक है, जो आपका भूमध्य भूमध्य रेखा है, यानी कि जो मिड की रेखा है, यहाँ पर कोरियोलिस बल कितना लगता है, तो वहां पर कोरियोलिस बल 0 लगता है, यानी कि भूमध्य पर, भूमध्य रेखा पर 0 आपका कोरियोलिस बल लगता है। जो आपकी व्यापारिक पवनें होती हैं, यहाँ पर लिखेंगे अब, व्यापारिक पवनें, ठीक है। उसके बाद आपकी आगे पछुआ पवन है, पछुआ जो आप कहते हैं नहीं, पछुआ चल रहा है, जिसको वेस्टरलाइज या ईस्टरलाइज भी कहते हैं, पछुआ या फिर वेस्ट, वेस्ट EESTERLIES, यहाँ पर आपका EASTLIES, ईस्टरलाइज। ठीक है, तो पछुआ जो पवनें होती हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, जो कि 30 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक की इनका तापमान होता है। और जो व्यापारिक होती हैं, व्यापारिक आपका 0 से 30 डिग्री, यार डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी अक्षांश, पछुआ गर्म तो होते ही हैं, खैर अक्षांश तक इनकी विस्तार रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये तेज हवाएं चलती हैं, कितने अक्षांश पर जो पछुआ होता है, वेस्टर्लाइज होता है, वो आपका 30 से 60 डिग्री अक्षांश पर तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, और जो आपका ये व्यापारिक हैं, ये आपका 0 से 30 डिग्री पर आपके ये देखने को मिलती हैं। अब एक आपका आता है जिसको हम हिंदी में तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी, खैर वो छोड़ो, वो नहीं आएगा आपके में। आपका जेट स्ट्रीम, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है, जो समताप मंडल में होता है आपका, समताप मंडल के टॉप पर, यानी कि ऊपरी वायुमंडल में सबसे एकदम ऊपर हवा में सबसे तेज जो हवाएं चलती है ना, उसको कहते हैं हम। और बैरोमीटर से आपका क्या नापा जाता है, दाब वगैरह नापा जाता है, तो इसमें कुछ जानकारी खास है नहीं। पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 19-21 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो राष्ट्रीय परिवार 2019-21 के अनुसार, देखिए अगर 2011 की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 943 है, 943 है। लेकिन आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS5 तो 19-21 के अनुसार जो आपका लिंगानुपात है वो आपका 1020 देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या है, इसमें वुमेन्स को ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, वुमेन्स को ज़्यादा दिखाया गया है। चलिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो रिकॉर्ड है, इसमें पहली बार इसमें आपको दिखाया गया है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था TFR का फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि मानक होता है 2.1 का, ये आपका मानक है, इतना होना ही चाहिए। और इंडिया का आपका कितना है TFR, इंडिया का आपका TFR है 2.0 है। ठीक है, 2 पॉइंट आपका 0 है। और जो खैर, इसकी इस रिपोर्ट में आपका एक ये आई थी, जो संस्थागत आपके प्रसव होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में कितनी डिलीवरी होती है, यानी इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आपकी 89% जो आपके प्रसव हैं वो आपके हॉस्पिटल्स में होते हैं। बाल विवाह का डेटा क्या दिया था, जो कि 23% लड़कियों का रहा, यानी कि 23% लड़कियां आपकी 18 से कम, मतलब 18 से कम एज की रही, उनकी शादी कर दी गई है। ठीक है, परिवार नियोजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परिवार नियोजन ये आपका 67% तक बढ़ गया है। ठीक है, इसका जो सर्वे करता है वो कौन सा मंत्रालय है, यहाँ पर लिखोगे मंत्रालय, यहाँ पर लिखोगे मंत्रालय, तो वो आपका वो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय है। और मोटापा पे इसने बताया था 25%, मोटापा 25%, यानी कि हर 4 व्यक्ति पर एक आदमी आपका मोटा है। तत्ववाद यानी कि स्ट्रिंग,
तत्ववाद यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का उदाहरण क्या होता है? तो आपका तत्व होता है जिसपे आपका एक एक टाइप की जो लेयर होती है। सबसे पहली क्लास में आई थिंक दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन था, तो आपका तबला इसमें एकदम सही हो जाएगा। आपका जो बांसुरी है ये आपका क्या है? सुशीर है यानी कि हवा वाला है। सुशीर वाद्य हैं आपके ये आपके सुशीर हैं। ज़्यादा जानकारी मैं इसमें नहीं दूंगा। आपको जो घन होते हैं यानी कि आइडियो क्या बोलते हैं उसको? आइडियो आइडियो आइडियोमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा कुछ होता है। तो आपका वो घन वाद्य होते हैं जिसमें हम, जैसे आपका मंजीरा हो गया जिसमें आपकी एक आवाज़ ही आती रहती है ना? तो तबला तबला तो आपका ठीक है। नहीं यार, तत्वाद्य होता है भाई तार वाला यार, स्ट्रिंग्स जिसमें लगी होती है। आपका गिटार या फिर सितार आपका सही उत्तर हो जाएगा। तबला वाला तो हो जाएगा आपका ये, इसको कहते हैं चमड़े वाले, इसको अवनद्ध कहते हैं। इसको अवनद्ध कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा बांसुरी। बांसुरी तो आपका सुशीर में आएगा। आपका इसमें शहनाई आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका शहनाई आ जाएगा। और आपका आ जाएगा हारमोनियम आ जाएगा। आप कहते हो भैया इसमें तो हवा फूंकते नहीं है, लेकिन आप पर्दा तो हिलाया जाता है ना, उससे आपकी हवा बनती है, तो हारमोनियम आपका हो जाएगा। ठीक है, सितार आपका स्ट्रिंग वाला हो जाता है। और जो सितार के जनक हैं वो आपका अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर अमीर खुसरो माने जाते हैं। और आपका एक तो वीणा हो गया, वायलिन हो गया, ये सारे आपके हो जाते हैं। शहनाई भी आपका सुशीर वाद्य है, यहाँ पर मैं ऊपर बता चुका हूँ। और जो सितार से आपके संबंधित हैं एक लोग, वो हमारे हैं रविशंकर, उस्ताद रविशंकर, जो कि आपके इससे संबंधित, इन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। इन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तबला से आपका हो जाएंगे, यहाँ पर आपका तबला है तो यहाँ पर आपका जाकिर हुसैन। ठीक है। और शहनाई में आपका एक तो, एक आपके सुन लो, आपकी एक बागेश्वरी कंवर जी हैं। बागेश्वरी कंवर, इनको शहनाई क्वीन के नाम से जानते हैं। शहनाई की रानी, इनको शहनाई की रानी के नाम से जानते हैं। और एक आपके बिस्मिल्लाह खान है, आई थिंक इनके बारे में बताने की जरूरत आपको नहीं है। एड्रेनालाइन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो आपकी एड्रेनल ग्रंथि है ना, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ से आपके देखने को मिलता है। अब ये बताएंगे आपका जो एड्रेनल होता है, एड्रेनल जो होता है इससे आपका कौन सा हार्मोन आपका निकलता है, मतलब ये जो आपके यहाँ से अधिवृक्क ग्रंथि से आपका हार्मोन निकलता है वो आपका एड्रेनालाइन हार्मोन होता है। ये कितने प्रकार का होता है ना? तो ये आपका होता है 3 प्रकार का। ये किडनी के ऊपर लगी एक होती है, मतलब किडनी जो हमारी होती है यहाँ पर ऐसे नीचे साइड में ऐसे ऐसे, और यहाँ से आपको ये इसके ऊपर एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये किडनी के ऊपर आपका लगता है। इसमें 3F, इस हार्मोन को मेनली क्या कहते हैं? 3F, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ये आपका हार्मोन होता है इसका ये। ठीक है। और ये आपका एड्रेनल जो है आपका आपातकाल हार्मोन के नाम से जानते हैं इसको हम, आपातकाल हार्मोन। पीयूष ग्रंथि आपकी कहाँ पर होती है? यहाँ पर है, तो ये आपका मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है। इसको हम, यहाँ से आपका ग्रोथ हार्मोन आपका निकलता है। ठीक है। थायराइड कहाँ होता है? आपके गले में होता है, यहाँ पर लिखो। थायराइड ग्लैंड आपका जो गले में होता है, ये आपका होता है। और ये मेटाबॉलिज्म हो गया और ये थायरॉक्सिन वगैरह हो गए, ये सब आपको देखता है। और टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। और ओवरी से आपका एस्ट्रोजन होता है। जो टेस्टिस होता है वो आपका मेल में होता है, टेस्टिस, और एंड देन ओवरी। जो टेस्टिस होता है ये आपका, इससे टेस्टेस्टेरोन होता है, टेस्टेस्टेरोन। ये आपका मेल में देखने को मिलता है, सॉरी मेल। और जो ओवरी होता है इससे आपका एस्ट्रोजन आपका देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आपका इसमें देखने को मिल जाता है। और प्रोजेस्टेरोन, दो टाइप के मिलते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये आपका फीमेल में देखने को मिलता है। और थाइमस वगैरह क्या होता है? ये मतलब थाइमस जो है आपका एक टाइप की इम्यूनिटी सेल है जो कि बुढ़ापे तक नहीं रहती है आपके पास। पीनियल ग्लैंड, बहुत सी ऐसी ग्लैंड है जो कि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें चीज़ें रिपीट हो जाएंगी।
मार्च 2025 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैनिक बूम हथियार के उपयोग में कौन सा देश चर्चा में रहा था? तो जो आपका सर्बिया है, सर्बिया, जिसको हम बेलग्रेड कहते हैं, यहाँ से आपका इसका हुआ था। बेलग्रेड कहते नहीं, मतलब बेलग्रेड इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? तो बेलग्रेड इसकी राजधानी है। बेलग्रेड इसकी राजधानी है। आपके नोवाक जोकोविच यहीं से आते हैं। पिछले बताया था ना अभी, नोवाक जोकोविच, जोकोविच आपका यहीं से आपका देखने को मिल जाते हैं। अब आप बताएंगे कि इसमें हुआ क्या था। एक मिनट। हाँ, ये जो आपका सोनिक बूम हथियार, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? इसको हम एल आर ए डी के नाम से जानते हैं, जो कि आपका लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, बहुत तेज आवाज से आपका मतलब क्या होता है, मतलब बहुत तेज आवाज करके भीड़ को इधर उधर आपका भगा दिया जाता है। ठीक है। और जो S-400, अरे छोड़ो यार, इसमें क्या है, आयरन डोम कहाँ का है ये समझ लो। आयरन डोम कहाँ का है? ठीक है। अपाचे जो आपका हेलीकॉप्टर है, ये कहाँ का है? अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ का है? और जो ब्रह्मोस है, ये कहाँ की है? मतलब ब्रह्मोस जो है आपका, ये किन किन देश से आपके मिलकर बना है? तो अग्नि 5 में बता चुका हूँ आपको, और INS विक्रांत बता चुका। और आपको मैं क्या बता सकता हूँ, फ्रांस तो आप जानते ही हैं, आपका डसॉल्ट फाइटर प्लेन है। और इसमें क्या बता सकता हूँ, S-400 लिख लो, S-400 लिख लो। चलो, आयरन डोम ये आपका इसराइल का है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। अपाचे आपका US का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, जो कि एक क्या कहते हैं इसको, मतलब एक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है। ब्रह्मोस आपका US नहीं, इंडिया एंड प्लस आपका रसिया और रूस, इन सबका संयुक्त है आपका ये। ठीक है। INS विक्रांत इंडिया का है, और जो ये आपका S-400 आपका, ये रसिया का है। ये आपका रसिया से देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कोलकाता का सहायक पोर्ट, यानी कि कोलकाता बंदरगाह को भार को कम करने के लिए हुगली नदी के मुहाने पर, जो आपका हुगली नदी है उसके ठीक मुहाने पर, एक मिनट, हम्म, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा सहायक बंदरगाह आपका बनाया गया है? तो आपका वो पन्ना पारादीप होगा। पारादीप आपका गुजरात में है। और विशाखापत्तनम भी आपका नहीं होगा। अब ये धामरा हो सकता है और आपका हल्दिया हो सकता है। तो मेरी समझ से इसका जो प्रमुख मतलब ये जो सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका हल्दिया हो जाएगा। ठीक है। प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका कोलकाता बंदरगाह हो गया आपका। जैसे कोलकाता में जो आपका बंदरगाह है, यहाँ पर लिखो, जो कोलकाता बंदरगाह है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद। ठीक है। ये आपका एक नदी नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह। ठीक है। हल्दिया आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ पर है? इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ये आपका ज्वारी है। नहीं यार, दीनदयाल, दीनदयाल तो यार कांडला है। ये वाला जो आपका है ना, ये वाला, ये आपका कांडला है। ये आपका कांडला का है, और यही आपका ज्वारी आपका द्वीप पड़ जाता है। जो मुंबई का एक पोर्ट है आपका, मुंबई पोर्ट, जो आपका ये मुंबई पोर्ट, बाकी हल्दिया वाला तो आपको उत्तर यहाँ पर मिल ही गया कौन सा है। जो मुंबई पोर्ट है आपका, ये क्या है? सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा नेचुरल नेचुरल पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा आपका नेचुरल पोर्ट आपका ये देखने को मिल जाता है। अब बात आती है जो JLN है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको हम नाहवा शेवा, नाहवा शेवा पोर्ट के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि आपका मुंबई का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक है। यानी कि ये कृत्रिम है, जो कि आपका सबसे बड़ा बड़ा सबसे बड़ा, जो कि आपका मुंबई में है। मुर्मुगांव कहाँ पर है?
मुरमुगाओ कहाँ पर, तो ये आपका गोवा में देखने को मिलेगा। मुरमुगाओ आपका गोवा में देखने को मिलेगा। और विशाखापत्तनम आपका सबसे गहरा है, जो आपका विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम, ये आपका सबसे गहरा पोर्ट है। सबसे, अबे यार गहरा नहीं लिख पा रहा हूँ तो, सबसे गहरा पोर्ट है जो आपका, जो पारादीप है, यहाँ पर लिखा होगा पारादीप, हाँ ये पारादीप जो है आपका, ये उड़ीसा में है। पारादीप मैंने गुजरात बता रहा था अभी ना, गलत था वो। पारादीप आपका उड़ीसा में है। ये आपका एक टाइप का लोहा निर्यात करता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा निर्यात कहाँ से होता है। लैग कर रहा है। लोहा निर्यात आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, तो आप ये फैक्ट्स अपने दिमाग में अच्छे से आप रख लेंगे। और जो चेन्नई का है, जो आपका चेन्नई का पोर्ट है, सबसे पुराना, सबसे पुराना आपका कृत्रिम पोर्ट है आपका। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है, तो आपका सम्यक का मतलब होता है मेरे भाई, जो आपका जैन दर्शन की एक प्रमुख, आपके जैसे आपके इसके पंच महाव्रत में से आपका ये टाइप ये एक आपका ये है, तो आपका जो सम्यक चरित्र है आपका सही आचरण को दिखाता है। चरित्र मतलब आप इसी बात से सोच सकते हैं। त्रिरत्न क्या होते हैं, त्रिरत्न देख लो, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न है, एक तो आपका हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ये क्या होता है, ये आपका आस्था को दर्शाता है। और एक आपका होता है सम्यक ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान, बताइए ये ज्ञान के लिए होगा, नॉलेज के लिए होगा, सम्यक ज्ञान। और एक आपका हो जाएगा सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, ये आपके त्रिरत्न होते हैं किसमें, जैन धर्म में। पंच महाव्रत क्या होता है, पंच महाव्रत, जो आपका पंच महाव्रत होता है, इसमें एक तो आपका अहिंसा आता है। अहिंसा मतलब मतलब पशुओं को ना मारो, और मतलब हिंसा ना करो, ओवरऑल कहने का। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है, एक आपका सत्य और आस्तेय आता है, सत्य आता है, आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। आपका एक आता है अपरिग्रह, अपरिग्रह, किसी भी चीज का संचय, संचय का विरोध इसमें किया गया है, संचय ना करना। ठीक है, और आपका ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत में पांचवा जो आपका ब्रह्मचर्य है ये वाला, इसको किसने ऐड किया था, इसको ऐड किया था महावीर जी ने, महावीर स्वामी जी ने आपका इसको ऐड किया था, शामिल किया था। इन्होंने आपका जो आपका ये वाला पड़ जाता है पंच महाव्रत में से जो पांचों, यानी कि जो ब्रह्मचर्य है आपका, ब्रह्मचर्य ये आपका महावीर जी ने आपका किया था। ठीक है, अब एक आता है संलेखना। संलेखना में तो आपको पता है कि इसमें मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास से अपने प्राण त्याग दिए थे। अब एक आगम क्या है, जो आपका आगम है वो जैन साहित्य है आपका आगम, जैन साहित्य है आपका, किस भाषा में लिखा है, जैन साहित्य है जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा, ये आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जो जैसे बात करते हैं, जैसे आपका जो जैन धर्म है वो आपका श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा हुआ है। जैसे आपका यहाँ पर लिखा है जैन धर्म, तो जैन धर्म में आपके कितने भाग हैं, दो भाग हैं, एक तो आपका श्वेतांबर, एक आपका श्वेतांबर, और एक आपका होता है दिगंबर, दिगंबर। श्वेतांबर में जो होता है सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ये किसके अनुयायी हैं, ये आपके स्थूल भद्र जी के अनुयायी हैं। स्थूल भद्र, स्थूल कैसे लिखा जाएगा, स्थूल, स्थूल भद्र, इनके अनुयायी हैं। जो दिगंबर ये वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं, क्या होता है, ये नग्न रहते हैं, ये नग्न रहते हैं, जो आपके भद्र बाहु के, भद्र बाहु, ये भद्र बाहु के आपके अनुयायी हैं। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है,
प्रतिक्रमण का मतलब होता है पापों का नाश, मतलब नाश नहीं, मतलब पापों का प्रायश्चित करना। तो पापों का प्रायश्चित कैसे लिखा जाएगा? प्रायश्चित 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 प्रायश्चित। पापों का प्रायश्चित करना आपका प्रतिक्रमण होता है। भारत ने किस वर्ष अपनी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता को 140 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? यानी कि जो आपकी जो मेगावाट है कि सॉरी गीगावाट लिखा है, तो आपकी 140 गीगावाट जो पहुंचाने का लक्ष्य है, ये तो आपका 2030 तक है, ये 2030 तक का है। यानी कि जैसे आपका जो 2030 में एक और आपका लक्ष्य रखा गया है, 2030 का एक और लक्ष्य है, कुल 500 गीगावाट नॉन फॉसिल्स, मतलब फ्यूल यानी कि जीरो कार्बन का आपका यहाँ पर उत्सर्जन, जीरो कार्बन का लक्ष्य तो आपका 2000 आई थिंक 47 तक रखा गया है। और इसमें आपका जी नॉन फॉसिल्स के लिए है ना, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना हो, नॉन फॉसिल्स के लिए आपका ये है, ठीक है। और दो अच्छा हाँ 2070 तक रखा है, 2070 तक आपका जीरो कार्बन एमिशन, जीरो कार्बन नेट जीरो, जिसको हम नेट जीरो इसको, ये कहाँ पर किया गया था? जो कि ग्लासगो कॉप कॉप में किया गया था। ग्लासगो ग्लासगो समिट हुआ था, ग्लासगो कॉप, ये आपका हुआ था 2000, ग्लासगो कॉप 26, ग्लासगो कॉप 26 में आपका ऐसा बात कही गई थी। अब ये 2047 तक क्या एक लक्ष्य रखा गया है, 2047 में जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका ऊर्जा स्वतंत्रता का रखा गया है, इंडिपेंडेंट एनर्जी, ऊर्जा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। और जो हाइड्रोजन मिशन है, हाइड्रोजन मिशन का अर्थ क्या है? मतलब इसमें हाइड्रोजन से परिपूर्ण बनना, हाइड्रोजन मिशन का है ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना, है ना। और इससे आपका जैसे और जो आपका एयरपोर्ट है कोचीन, कोचीन एयरपोर्ट जो है आपका, कोचीन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, ये आपका 100% इलेक्ट्रिसिटी वाला, यानी इलेक्ट्रिसिटी विद सोलर, 100% सोलर वाला आपका पहला एयरपोर्ट आपका बना है। जो आपका रीवा, रीवा सोलर प्लांट कहाँ पर है? रीवा सोलर प्लांट आपका कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, और इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट, 750 मेगावाट आपका है। मोढेरा क्या है? मोढेरा में क्या फेमस है इसके लिए? अगर ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मोढेरा में आपका जो है मतलब यहाँ पर सौर ग्राम स्थापित किया गया है, भारत का पहला सौर ग्राम, भारत का पहला सौर ग्राम मोढेरा, जो कि आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। 1950-51 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में, एक मिनट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो आपका जो 13% यानी कि हाँ जी आपका सही हो जाएगा, लगभग 11.8 से आपका 13%। अगर ऑप्शन में 11.8 आता है तो आप इसको लगा देंगे, अगर 13% आता है तो इसको लगा देंगे, अगर दोनों में से कोई, अगर दोनों आ जाते हैं साथ, जैसे इसमें आया है, तो आप इसको लगा देंगे, ठीक है। जैसे अब जैसे आपका कुछ पंचवर्षीय योजना के में ही आपका जो उद्योग वगैरह की बातें कही गई थी, तो आपका जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड FYP, 1956 से लेकर के 61 तक, इसमें आपका भारी उद्योगों को मतलब भारी उद्योग पर जोर दिया गया था, भारी उद्योगों पर जोर, भारी उद्योगों को रखा गया था। 1991 में क्या आया था? इसमें आपका LPG सुधार किए गए थे, LPG सुधार किए गए थे। और इसमें आपका सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें हुआ क्या था मेन, इसमें लाइसेंस राज समाप्त हो गया था, लाइसेंस राज समाप्त, इसमें आपका लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया था। आपकी टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? महारत्न कंपनी कितनी है? तो कुल मिलाकर के आपकी 14 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। मतलब ये महारत्न का मतलब सरकारी कंपनी और जो बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि हिंदू रेट ग्रोथ क्या है, ये कितनी है? तो हिंदू रेट ग्रोथ आपकी 3.5% है, कल मैंने बताया, तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आपको जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है इंडिया की तरफ से, लक्ष्य वो कब तक का है?
वो लक्ष्य है आपका 2027 से लेकर के 28 तक का ये लक्ष्य रखा गया, लेकिन ये पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये चीज़ें आप भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान आपका सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र, तो आपका सर्विस सेक्टर देता है, यानी कि सेवा क्षेत्र देता है। कितना देता है? करीब 53% आपका योगदान देता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के बाद आपका आ जाता है मेरे भाई कृषि क्षेत्र। तो आपका नहीं, सेवा सेवा के बाद आपका उद्योग आएगा। हाँ, रोजगार सबसे ज़्यादा कृषि देता है। उद्योग आपका आ जाएगा, ये करीब आपका 28% योगदान देता है। और इसके बाद आपका कृषि आ जाएगा, इसके बाद आपका खेती या फिर कृषि आ जाएगा। ये आपका 18% आपका योगदान आपकी जीडीपी में देता है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है? तो 3.5 है, आप इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या बताने वाला है? और पहली पंचवर्षीय योजना तो कृषि आधारित थी। ठीक है, इतना काफ़ी आप इसके लिए जान सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो आपका एमएसएमई है, यानी कि छोटे उद्योग, ये आपका जीडीपी में कितना योगदान रखते हैं? ये 30% का योगदान रखते हैं। और निर्यात में कितना रखते हैं? निर्यात में इनका 40% हिस्सा आपका छोटे जो कंपनीज होती हैं, छोटे जो उद्योग होते हैं, इनका आपका होता है। ठीक है, जो आपका रोजगार होता है, रोजगार में आपका, मैंने अभी बोला कि रोजगार में सबसे ज़्यादा योगदान आपका कृषि का होता है, कृषि क्षेत्र का होता है। ये करीब 45% से ज़्यादा का होता है, सबसे ज़्यादा होता है। चलो, 69 है, प्रोबा 3 मिशन में शामिल 2 उपग्रहों के क्या नाम थे? जो आपका प्रोबा 3 मिशन है, ये आपका क्या है? प्रोबा यानी कि सूर्य लैंडर रोवर, तो नहीं, एक मिनट, मतलब ये सूर्य मिशन है आपका। पहले यहाँ समझो, ये जो आपका ये सूर्य मिशन है आपका ये। ठीक है, जो प्रोबा 3 है आपका, ये एक टाइप का आपका सूर्य मिशन है। तो इसका मतलब शामिल 2 उपग्रहों के नाम, इसको एक तो यूरोपियन इसको बनाया, तो ईएसए यानी कि यूरोपियन प्लस इसरो ने मिलकर बनाया है। इसने आपका 2 उपग्रहों के नाम किया। तो लैंडर और रोवर तो हो नहीं सकते, क्योंकि लैंड वहाँ पर करेंगे नहीं। और अल्फा और ओमेगा, इसमें ये भी नहीं होगा। ऑर्बिटर और प्रोब भी नहीं होगा। तो आपका ये वाला जो है क्रोनोग्राफ और ऑकल्टर ऑकल्टर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोरोनाग्राफ, यानी कि कोरोना क्या है? सूर्य के ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। तो कोरोनाग्राफ उसका अध्ययन करेगा। और जो ये करेगा आपका, जो मतलब ये ऑकल्टर है, ये आपका क्या देखेगा? ये आपको उसको देखेगा, यहाँ से उसको ढकेगा, ये इसको उसका अध्ययन करेगा, और ये आपका क्या करेगा? उस पर निगरानी करेगा। ठीक है, भारत का जो आपका सूर्य मिशन है आदित्य एल वन, ये कहाँ का है? ये आपका इंडिया का है। ठीक है, ये एल वन पॉइंट पर आदित्य एल वन इसीलिए हम रखें कि वहाँ पर हम L1 L2 L3 ये पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं कि कहाँ पे सबसे पास हो। सबसे पास का पॉइंट आपका L1 है, सबसे पास का पॉइंट आपका L1 है, जो कि आपका कोरोना के सबसे पास में पड़ता है। ठीक है, ये करीब करीब आपका 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से गया है। 15 लाख आपका 15 लाख पृथ्वी से गया है। और जो आपका ये L1 पॉइंट है, यहाँ पर आपका पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य आपका जो वो है अपना, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, वो आपका बैलेंस है एकदम। ठीक है, और जो इसका एक VELC है, आदित्य L1 का एक पेलोड है VELC, ये आपका एक मुख्य पेलोड है आपका। पेलोड है जो कि क्या करेगा? कोरोना की फोटोज खींचेगा। कोरोना कोरोना की तस्वीरें लेगा, यानी कि फोटो लेगा, कोरोना की फोटोज लेगा, है ना। और कोरोना का कोरोना होता सबसे बाहरी आवरण होता है। एक अमेरिका का आपका ये है, अमेरिका का, यूएस का आपका सोलर के मतलब सूर्य के अध्ययन के लिए आपका बनाया गया है। कौन सा है वो आपका? वो पार्कर प्रोब है। पार्कर प्रोब, आपका ये पार्कर प्रोब है। तो ये पार्कर प्रोब क्या है? तो ये पार्कर प्रोब क्या है? यूएसए का ऐसा प्लान है जो कि सूर्य को टच करेगा, सूर्य को स्पर्श करेगा, यानी कि सूर्य को छुएगा, छूने के लिए आपका बनाया गया है। 70 नंबर पाते हैं, विजया बैंक और देना बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किस वर्ष में हुए थे? तो ये आपका 2019 में ही आपका हुआ था ये। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ही मिल गए थे। अब बात करते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि BOB में किसका किसका विलय हो गया? तो विजया और देना बैंक,
जब इनका विलय हो गया, विजय और देना का बैंक विलय हो गया, तो आपका जो बीओबी है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया, थर्ड इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ये आपका सेकंड लार्जेस्ट बैंक आपका बन गया। यूनियन बैंक लिख लो, ये इसमें आपका आंध्रा और आपका कॉरपोरेशन ORP कॉरपोरेशन बैंक का हो गया। इसमें केनरा में किसका विलय हुआ, बता चुका हूँ पिछले, लेकिन फिर से सुन लो। केनरा बैंक में किसका विलय हुआ, तो इसमें आपका सिंडिकेट का विलय हुआ, इंडियन में किसका हुआ, इंडियन में आपका इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ, इलाहाबाद बैंक का इसमें आपका विलय हो गया। आपके जो एसबीआई हैं, एसबीआई के जो सहयोगी हैं, कितने सहयोगी हैं, 5 सहयोगी, इनका विलय कब हुआ, 2017 में हुआ। इसके जो 5 सहयोगी बैंक हैं, 5 प्लस एक आपका महिला बैंक, और मैंने आपको बताया था मद्रास और ये सब बैंक जो है आपके 2017 में आपका एसबीआई से मिला दिए गए थे। जो आपका एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी ये आपका सबसे बड़ा निजी बैंक है भारत का, सबसे बड़ा निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक है आपका, ये निजी बैंक है, और ये दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, और चल इतना काफ़ी है। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर किसने प्रदान किया था। तो रॉयल चार्टर को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने आपका किया था। अब बात करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना आपकी कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें को एकाधिकार दिया गया था 15 साल के लिए, 15 साल के लिए एकाधिकार दिए गए थे। 1608 में भारत कौन आया, तो हॉकिंस आया, किससे आया था, तो हेक्टर जहाज से आया था, ये हेक्टर जहाज से आया था, जो कि आपका सूरत गुजरात में आया था। 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई इन्होंने, सूरत में पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना लगाया। 1717 में फर्रुखसियर ने आपका दस्तक जारी किया था। वो फोड़े वाली कहानी तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, फर्रुखसियर ने दस्तक जारी कर दिया था, यानी कि फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी थी, फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी थी। अब आप ये बताएंगे जो पुर्तगाली थे वो कब आए, वो भारत कब आए, आपका डच भारत कब आए, डेनिस जो थे वो आपका भारत कब आए, ठीक है, और फ्रांसीसी भारत कब आए, ये सब आपके भारत आए थे। तो इनके नाम तो आपको जानना पड़ेगा ही, इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली आपके आए थे 1498 में, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे, जो कि आपका सबसे पहले वास्को डिगामा आया था, यानी कि वास्को डी गामा आपका आया था। जो डच लोग आए थे ये आपका 1602 में आए थे, किस लिए आए थे, मसाला व्यापार के लिए आए थे। कहाँ से मतलब जो मसाला व्यापार करने आए थे, कहाँ से करने के लिए आए थे, वो आपका इंडोनेशिया से मसाला व्यापार, मसाला समझ लो बस। तो आपका डेनिस लोग आए थे 1616 में आए थे, 1616 में आए थे। ये मिशनरी कार्य से आए थे, ये कुछ व्यवसाय नहीं करने आए थे, जस्ट ये अपना धर्म का प्रचार करने आए थे। और जो फ्रांसीसी लोग थे ये 1664 में आए थे, पियरे डी कोबर्टिन आया था, नहीं सॉरी तो उन्हीं का था, जो कोलबर्ट आया था, कोलबर्ट जो था इनका ये आया था। इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, अब आप ये बताइए जो वंडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध ये आपका कब हुआ था, और जो बेदरा का युद्ध हुआ था, ये आपका
कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो आपका जो बेदरा का युद्ध है, तो बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, यानी कि अंग्रेज तथा डच डच के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1759 में। जो आपका बेदरा का युद्ध है आपका 1759 में होता। अब आपका युद्ध बचता है वंडीवास। वंडीवास में आपका 1760 में ये हुआ था। इसमें किसका हुआ था? अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से हुआ था, यानी कि अंग्रेज तथा वर्सेस फ्रांसीसियों का हुआ था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी मतलब लगी होगी और इसमें जानकारी आपके काम आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।